हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर वृत्त का 4th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं इसके पहले के जो 3 लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कराया है उसको आप लोगों ने ज़रूर से ज़रूर देखा होगा और अपनी नोट्स को कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वृत्त x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जिसे हम वृत्त का व्यापक समीकरण कहते हैं, द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। आज हम लोग इसका कंप्लीट डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करने के पश्चात हम लोग इससे रिलेटेड फार्मूले को फाइंड करेंगे और सीखेंगे कि इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। साथ ही साथ एक टॉपिक और हम लोग सीखेंगे जिसका नाम है 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना। अगर हमें कहीं पर 3 पॉइंट्स दिए गए हों तो उन 3 पॉइंट से जो सर्कल पास करेगा, जो वृत्त वहाँ से होकर जाएगा, उसका समीकरण हमें निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस लेक्चर में होने वाले हैं। तो फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आइए हमारे साथ लेक्चर को कंटिन्यू करिए। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, आपको पता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। कह रहे हैं ये अगर अक्षों पर अंतःखंड काटता है तो जो अंतःखंड कट रहा है, जो इंटरसेप्ट कट रहा है, उसकी लंबाई को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कहने का मतलब समझिएगा। जैसे सपोज करिए डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त कौन सा है? देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक वृत्त है। ठीक, ये वृत्त जो है वो अक्षों पर अंतःखंड काट रहा है। मान लो ये हमारा y अक्ष हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहीं पर ला करके हम इस तरीके से ऐसे x अक्ष बना देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वृत्त हमारा मूल बिंदु से नहीं जा रहा है। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, जो हम बात कर रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा वृत्त है ये मूल बिंदु से नहीं जा रहा है। ठीक है, ये हमारा अक्ष है। ये डियर स्टूडेंट्स हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। समझ में आ रही बातें? ये मूल बिंदु है, समझने का प्रयास करिए। अब हो क्या रहा है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो वृत्त है वो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। सपोज ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। ये बिंदु डियर स्टूडेंट्स C है और ये D है। तो हमें करना क्या है? इस अंतःखंड AB की लंबाई ज्ञात करना है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स इस अंतःखंड की लंबाई जिसका नाम CD होगा उसको भी हमें ज्ञात करना है। हमें पता क्या है? केवल और केवल एक वृत्त जिसका समीकरण क्या है? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन। ध्यान देना, गिवन इक्वेशन। इक्वेशन कौन सा दिया है डियर स्टूडेंट्स? हमें गिवन है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने का तरीका समझिएगा। हम ये जानना चाहते हैं, सपोज कर लीजिए डियर स्टूडेंट, थोड़ी बात समझिएगा। सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, 0 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, 0 है। चूंकि x एक्सिस पे है तो वहाँ y क्या होगा डियर स्टूडेंट? 0 होगा। तो ये वैल्यू x2 होगी, ये x1 होगी। ऐसे ही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए 0, y1 है और यहाँ का मान लो डियर स्टूडेंट्स वो 0, क्या है? y2 है। तो अगर हमें इस x1 और x2 की वैल्यू मिल जाएगी तो AB कैसे निकलेगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो AB जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो x2 माइनस x1 के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। और ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स जो CD होगा वो हमारा y2 माइनस y1 के क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ तक की दूरी x2 है, इतना x1 है, इतना x2 माइनस x1 हो गया, क्योंकि हमें यही AB ही चाहिए, अंतःखंड ही डियर स्टूडेंट्स हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, हमने आपको सिखाया था कोई वृत्त है, कोई रेखा है, कुछ भी है,
अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वह जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रखते हैं। जब उसमें y इक्वल टू 0 रखोगे तो वहाँ से आपको x एक्सिस पे कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी, और x इक्वल टू 0 रखोगे तो y पर कहाँ कहाँ काट रहा है ये वैल्यू वहाँ से हमें निकल जाएगी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष के लिए, समझते चलना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे हम लोग x अक्ष के लिए फॉर x एक्सिस, x अक्ष के लिए y बराबर 0 रखने पर कहाँ रखोगे, यही जो इक्वेशन दिया है इसी में डियर स्टूडेंट्स ला करके हम लोग रख देंगे। जब रखेंगे देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ये 0 हो गया, प्लस डियर स्टूडेंट्स क्या बना 2gx बना, प्लस में c इक्वल टू 0, क्योंकि ये fy वाला पद भी क्या हो जाएगा 0। अब आप ध्यान दीजिए ये हमारे पास जो बना है, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिजल्ट हमें मिला हुआ है यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आपको पता है कि जब हम किसी भी द्विघात समीकरण, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण के हमेशा दो मूल प्राप्त होते हैं। दो मूल, इसका मतलब हमारे जो दोनों मूल होंगे वो कौन होंगे, x1 और x2 होंगे। तो आप यहाँ बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ एबव इक्वेशन। जो हमारे पास द्विघात समीकरण है उसके जो मूल होंगे और कौन होंगे वो x1 और x2 होंगे। तो हमें क्या करना है, इसकी सहायता से x1 x2 को ज्ञात करना है। तो बच्चों आपने पढ़ा है मूलों का योगफल x1 प्लस x2 या x2 प्लस x1 कर दो, ध्यान दो। तो ये क्या होता है फार्मूला माइनस बी बाई है, तो बी की जगह पे देखो कितना लिखा हुआ है 2g, तो माइनस 2g हो जाएगा अपान में a का मतलब डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया, देखो ध्यान से 1 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स x2 प्लस x1 की जो वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी वो माइनस 2g मिलेगी। ये आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान करके यहाँ पे ऐसे रख दीजिए। लेकिन हमें चाहिए क्या डियर स्टूडेंट्स, x2 माइनस x1 चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, नाउ वी नो दैट, ध्यान से समझना, नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर हम चाहें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो होगा वो x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस में डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा 4x1 x2 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें x1 इंटू x2 माने मूलों का गुणनफल भी निकाल लेना चाहिए, जो कि c अपान 1 आएगा, मीन्स c आएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं हम लोग। तो डियर स्टूडेंट्स ये कौन सी सर्वसंख्या यूज हुई है आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे सर्वसंख्या यूज हो रही है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के। ये वाली सर्वसंख्या, ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं याद है यहाँ स्क्वायर होता है डियर स्टूडेंट्स तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हमें जो चाहिए x2 माइनस x1 वही मैं निकालने का क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको मिलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताइए। x2 प्लस x1 जो होगा डियर स्टूडेंट्स ये माइनस 2g है, तो माइनस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4c, देखिए क्योंकि x1 x2 की वैल्यू जो है वो c मिली है। अब देखो ध्यान से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा 4g स्क्वायर माइनस में 4c। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करोगे, 4 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, g स्क्वायर माइनस c। तो x2 माइनस x1 इक्वल हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, रूट में हो जाएगा g स्क्वायर माइनस c। तो यही x2 माइनस x1 ही बच्चों क्या है, ab है, अर्थात x अक्ष पे कटा अंतः खंड है। तो ab इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया, 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। ये है, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, ये है वृत्त x स्क्वायर, ध्यान दो, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ये है वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के द्वारा x अक्ष पे कटे हुए अंतःखंड की माप को ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। हमें जब कोई भी इक्वेशन दिया होगा जनरल फॉर्म में हम उसको कंपेयर कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से। जब g, f और c की वैल्यू मिल जाएगी तो इस फार्मूले की हेल्प से बहुत ही आसानी से हम x अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब जिस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया,
एक्स अक्ष पर कटे अंतःखंड को ज्ञात किया, उसी प्रकार से हम वाई अक्ष पे कटे हुए अंतःखंड को भी ज्ञात कर सकते हैं, उसको भी हम लोग ज्ञात करते हैं। आइए देखिए कैसे। यहाँ पर लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स इसी प्रकार, ध्यान से समझते चलना, इसी प्रकार। अब की बार जो अंतःखंड है वो कहाँ पर है डियर स्टूडेंट्स, वाई अक्ष पर है। तो वाई अक्ष के लिए एक्स बराबर क्या रखेंगे, 0। ध्यान दो, वाई अक्ष के लिए समझना, वाई अक्ष के लिए हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, है ना, समझते चलना। जब x इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हम लोग 0 रखेंगे, इन दैट केस इसी में रखेंगे आप लोग, तो मिलेगा आपको वाई स्क्वेयर, ध्यान देना, वाई स्क्वेयर प्लस में 2fy मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि x वाला पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके जो रूट्स होंगे डियर स्टूडेंट्स, इसके रूट्स कौन होंगे बता दीजिए मुझे। इसके रूट्स हमें y1 और y2 मिलेंगे, मैं ऐसे लिख दूंगा, इसके मूल y1 और y2 होंगे। इसके रूट्स कौन होंगे, y1 एंड y2 होंगे डियर स्टूडेंट्स, y1 और y2 इसके रूट्स होंगे। तो y2 प्लस y1 की जब वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे तो माइनस b अपान a, तो माइनस 2f अपान 1, फाइनली y2 प्लस y1 की वैल्यू माइनस 2f आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसी तरीके से y1 इंटू y2 निकालोगे तो c अपान a मीन्स बच्चों क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वही सेम आइडेंटिटी यहाँ पर क्या करेंगे यूज, कौन सी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू ला करके रखोगे तो हो जाएगा 4f स्क्वायर, ध्यान देना क्या हो जाएगा बच्चों, 4f स्क्वायर माइनस 4c। तो y2 माइनस y1 फाइनली आपको मिल जाएगा, 4 बाहर होगा, √2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, यही जो है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सी डी इक्वल टू 2√f स्क्वायर माइनस सी। ये है डियर स्टूडेंट्स क्या, वाई एक्स पे कटे अंतःखंड की माप को ज्ञात करना। मुझे पूरा भरोसा है कि ये डेरिवेशन जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है ये 100% आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या किया गया। चलो ठीक है, मानते हैं कि अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं समझ में आया है तो ये फार्मूला आप लोग जरूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। वैसे डियर स्टूडेंट्स इसमें कुछ ना समझने वाली बात तो है ही नहीं। आइए इस डेरिवेशन को फटाफट से नोट करिए, देन हम लोग, मुझे भरोसा है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो। डियर स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, इतनी गर्मी हो रही है, आप देख पा रहे होंगे, आप लोग के लिए इतना ज़बरदस्त लेक्चर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, इतना अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग लेक्चर को शेयर नहीं करते हैं और दिल खोल के कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते हैं। और आपको बताएं केवल 10 से 15% लोग ही लेक्चर को लाइक करते हैं। किया करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आप नहीं भी करोगे फिर भी मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन करोगे यार तो और ज़्यादा मज़ा आती है। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आइए इसको आप लोग नोट करिए और हम बात करते हैं कि हमें क्या इससे निष्कर्ष मिला, क्या कंक्लूजन था इसका, साथ ही साथ इसका हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, उनको पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स पहले आप ये क्लियर करिए कि आप लोगों ने यहाँ से सीखा क्या, और उसके बाद फिर इसकी जो स्पेशलाइजेशन है, जो स्पेशल कंडीशन है, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, और उसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमारा निष्कर्ष क्या निकला, यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला है, निष्कर्ष क्या निकला है, आइए उसको हम लोग समझते हैं। निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष हमें क्या मिला, निष्कर्ष हमें यह मिला डियर स्टूडेंट्स कि वृत्त, ध्यान देना, वृत्त कौन सा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 द्वारा ठीक है, यक्स अक्ष पे कटे अंतःखंड की लंबाई, ध्यान देना, यक्स अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप, अंतःखंड की माप या अंतःखंड की लंबाई, अंतःखंड की लंबाई जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगी, 2√g² - c।
ये पहला फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर सीखा। इसके द्वारा x अक्ष पे जो कटा हुआ अंतःखंड होगा उसको निकालने का फार्मूला क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 2√g² माइनस c होगा। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने पढ़ा क्या, y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई इक्वल टू 2√f² माइनस c। ठीक है, ये दो फार्मूला हम लोगों ने यहाँ से डिराइव करके इसको फाइंड किया। अब डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट ध्यान रखना है, नोट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है, फिर एक एग्जांपल करके हम आपको दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डियर स्टूडेंट्स इफ हम इसको फाइंड करें 2√g² माइनस c इज इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स कि वो x अक्ष को स्पर्श ही, मतलब वो x अक्ष को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अतः x अक्ष को क्या करता है बच्चों, स्पर्श करता है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि जब x अक्ष पे कोई अंतःखंड नहीं काट रहा है तो इसका मतलब वो केवल उसको स्पर्श कर रहा है, उसके केवल और केवल एक ही वैल्यू हमें फाइंड हो रही है। दूसरी कंडीशन, इफ 2√f² माइनस c इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब होगा अतः वो क्या करता है, y अक्ष को क्या करता है बच्चों, स्पर्श करता है। याद रखिएगा, स्पेशल कंडीशन है, एग्जाम में पूछी जाती है। अगर वृत्त x अक्ष को, कभी कभी आएगा, सिद्ध कीजिए कि दिया गया वृत्त का समीकरण या दिए इस समीकरण से देखिए कि जो वृत्त हमें दिया गया है वो वृत्त क्या करता है, x अक्ष को स्पर्श करता है। x अक्ष को स्पर्श करते हुए जाता है तो हम क्या करेंगे, x अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई निकालेंगे। वो अगर 0 आ जाती है तो प्रूफ हो जाएगा कि दिया गया वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है। और ये अंतःखंड की लंबाई अगर डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि वो क्या करता है, y अक्ष को स्पर्श करता है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसके बिहाफ पर आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज तो सॉल्व करेंगे ही, एक्सरसाइज तो हमको सॉल्व करना ही है। जब तक एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करेंगे पूरी प्रैक्टिस हमारी नहीं होगी। आइए देखिएगा, जैसे लिख दिए x² प्लस y² प्लस 4x प्लस में 8y ना, प्लस में बच्चों मान लो 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक वृत्त का समीकरण दिया गया है। हमें क्या करना है, इसके द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड की माप निकालनी है। मीन्स हमें ये पता करना है कि ये वृत्त x अक्ष पर कितनी लंबाई का अंतःखंड काटता है, साथ ही साथ ये y अक्ष पर भी कितनी लंबाई का अंतःखंड काटता है। तो सबसे पहला काम, इसको हम कंपेयर करेंगे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। तो 2g की जगह पे आप देखेंगे तो 4 लिखा है, तो g इक्वल टू बच्चों हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। 2f की जगह पे आप देखेंगे तो 8 लिखा है, तो f इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। c की वैल्यू साफ साफ आपको क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। नाउ अब हमें क्या करना है, x अक्ष पे कटे अंतःखंड की लंबाई कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे ना, x अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई, कटे अंतःखंड की माप या अंतःखंड की लंबाई क्या होगा, 2√g² माइनस c। तो 2√g की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर, c मतलब 1 है, तो 4 में से 1 गया 3, तो 2√3 मात्रक इकाई, यही डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये x अक्ष पे कटा हुए अंतःखंड की क्या हो जाएगी, माप हो जाएगी। अब हम क्या निकालेंगे, y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप, कटे अंतःखंड की माप क्या हो जाएगा, 2√f² माइनस c। तो 2√f का मतलब डियर स्टूडेंट्स कितना आया है, 4 का स्क्वायर माइनस c का मतलब 1 है, तो 2√16 माइनस 1 मीन्स 15, तो 2√15 ये जो होगा डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, y अक्ष पर कटे हुए अंतःखंड की क्या हो जाएगी, माप हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों को
क्या समझाया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 द्वारा अक्षों पर कटे हुए अंतःखंड की माप को ज्ञात करने का तरीका क्या होता है। डेरिवेशन भी किया, फार्मूला भी फाइंड किया, उस फार्मूले का यूज़ करके हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स केवल और केवल एक टॉपिक और बचता है, 3 बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का समीकरण। आइए हम लोग समझते हैं कि जो 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, क्या कंसेप्ट, क्या लॉजिक वहाँ पर यूज़ होता है। डियर स्टूडेंट्स इस वृत्त के चैप्टर को हमने जितना अच्छे से पढ़ाया है, विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी है कि अगर फर्स्ट लेक्चर से लेकर के लास्ट लेक्चर तक जितना लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अगर सारा लेक्चर, जैसे अभी आपका ये 4th लेक्चर है, अभी आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा, तो डियर स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 3 लेक्चर लगभग होगा, तो 4 3 7 लेक्चर ये हो जाएगा। उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करके अगली एक्सरसाइज तैयार करेंगे, तो 1-2 लेक्चर उसमें होगा। मान के चलिए 10 से 12 लेक्चर आपको इस चैप्टर पे मिलेगा। और यार मतलब अगर वो 12 के 12 लेक्चर आपने देख लिया ना, गारंटी है, फुल गारंटी है कि आपके एग्जाम में आने वाला ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर पाएँ। वो कितना भी घुमा फिरा करके देंगे, कितना भी टफ क्वेश्चन देंगे, क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ वृत्त की पूरी फीलिंग आपको आ रही होगी, पूरा फील आ रहा होगा। हाँ, वृत्त कैसे होता है, कैसे कब फिगर बनता है, मानक रूप में कैसे बनता है, व्यापक रूप क्या होता है, अंतःखंड कटता है तो वृत्त का चित्र कैसे बनता है, मतलब एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। अगर एक भी लेक्चर आप लोगों ने मिस किया है तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों 3 बिंदुओं, ध्यान दीजिएगा, 3 बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का समीकरण। 3 बिंदु या 3 दिए बिंदुओं से लिख दीजिए। ठीक है, 3 दिए बिंदुओं से, 3 दिए बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का समीकरण। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। ध्यान देना, क्या टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल passing through 3 given points, 3 given points। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि हमें 3 पॉइंट्स दिए गए होते हैं और कहते हैं कि हमारा एक वृत्त है जो इन 3 बिंदुओं से होकर के जाता है, तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब डियर फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा लेंदी होता है, बस बाकी कुछ खास नहीं होता है। अच्छा, ये टॉपिक आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सभी समझ में भी आएगा जब हम इस पे एक आध क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज का, बट अभी समझने का प्रयास करिए। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 गिवन पॉइंट्स हम यहाँ लिख लेते हैं। वो 3 गिवन पॉइंट्स हमारे पास, सपोज करो डियर स्टूडेंट्स, x1 कामा y1, x2 कामा y2 और x3 कामा y3 है। ये 3 पॉइंट्स हमें दिए गए होंगे। अब वो 3 पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे देगा ना, 1, 2, -2, 1 या 5, ऐसे कोई भी 3 पॉइंट्स हमको जनरली वो दे देगा और हमसे कहेगा कि इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो प्रोसेस क्या होती है ये समझ लीजिए। तो प्रोसेस में डियर स्टूडेंट्स हम लोग लेट कर लेते हैं कि माना वृत्त का समीकरण, ध्यान देना, माना वृत्त का समीकरण मान लेते हैं कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। ऐसा हम लोग लेट कर लेते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये क्यों नहीं लेट कर सकते हैं? x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = a²। इसको भी लेट कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। बहरहाल इससे सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होती है, मैं उससे भी करके आपको दिखा दूंगा। अब अगर अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा है कि सर x² + y² = a² क्यों नहीं मानते हैं? इसको इसलिए नहीं मानते क्योंकि बच्चों इसमें तो कंफर्म हो गया ना
कि ये एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। अब हमें तो यहाँ थोड़ी ना पता है उसका केंद्र मूल बिंदु है, तो नहीं पता तो उसको हम लोग पहले से ही मान के नहीं चल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो हम व्यापक रूप को मान सकते हैं, व्यापक रूप लेट कर सकते हैं, या तो हम ये वाला लेट कर सकते हैं, वो वाला नहीं लेट कर सकते हैं। तो अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग ये मान लेते हैं तो इस दिए गए समीकरण को जो हमने लेट किया है, जिसको हमने माना है, जिस इक्वेशन को हमने माना है डियर स्टूडेंट्स, उस इक्वेशन को बारी बारी गिवन पॉइंट से सेटिस्फाई कराते हैं। एक बार इससे सेटिस्फाई करेंगे मीन्स x1, y1 से, जैसे हमने वहाँ एग्जाम्पल ले लिया है 1, 2 से, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 रख करके पूरा सेटिस्फाई करा देंगे। जैसे x की वैल्यू 1 रख के 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2g हो गया, यहाँ पर रख दिए बच्चों हम लोग तो यहाँ 4f हो गया प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। तो हमें कुल मिला के मिल गया 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू यहाँ पर -5। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2, y2, जैसे हमने यहाँ पर लिया है, तो इससे क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देंगे। उस पॉइंट से जब सेटिस्फाई करेंगे तो हमें एक इक्वेशन और मिलेगा जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दे देंगे। ओके ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो तीसरा पॉइंट है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ इसको लिया है, तो इससे इसको क्या करा देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे, तो हमें एक तीसरा इक्वेशन बन जाएगा जो कि थर्ड। आप कहोगे सर एग्जाम्पल दीजिए, देखो यार अभी मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, जब एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तो एक्सरसाइज में ऑलरेडी क्वेश्चन होंगे, तो उन सभी के सभी क्वेश्चन को उठा करके हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। अभी समझिए, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन 3 के 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का अपना एक अलग तरीका होता है। पहले इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड माइनस करते हैं, फिर सेकंड से थर्ड माइनस करते हैं, तो ये सी वाला टर्म कैंसिल हो जाता है। तो फिर अगला जो इक्वेशन बनता है उसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करके जी और एफ की वैल्यू को फाइंड करते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, जी और एफ की वैल्यू को फाइंड करते हैं। जब डियर स्टूडेंट जी और एफ की वैल्यू मिल जाती है तो उसकी वैल्यू ला करके किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें सी की वैल्यू मिल जाती है। तो फाइनली हमें करना क्या होता है, इस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड का यूज करते हुए हमें क्या करना होता है बच्चों, जी एफ और सी की वैल्यू को फाइंड करना होता है। जब इस जी एफ और सी की वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो इसको ला करके हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। जब यहाँ ला करके पुट कर देते हैं तो हमें अपना इक्वेशन मिल जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा समझ पाए होंगे, हल्का फुल्का जरूर से ज़रूर फील कर पाए होंगे। जब हम लोग इसके बिहाफ पर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझने लगेंगे। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है। अब उस बुक में जो एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट, जो कि एक्सरसाइज 13.1 के नाम से जो दी गई एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स, उसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसको आप लोग आराम से सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएंगे अच्छी बात है, नहीं हो पाएंगे तो अभी तो हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे ही। ठीक है, आशा करते हैं सब कुछ बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन भी पूरी तरीके से पढ़ लिया है। बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर मैंने उसमें प्रोवाइड कराए हैं। अगर कोई बच्चा हमसे अभी रिसेंटली जुड़ा हुआ है जिसने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो चैनल पे बहुत ही अच्छा सा सेक्शन मैंने बना दिया है। इंट्रेंस एग्ज़ाम का अलग सेक्शन बना है, सेकंड सेमेस्टर का अलग सेक्शन बना है। तो सेकंड सेमेस्टर के सेक्शन में जाएंगे, उसमें सारे चैप्टर आपको क्रम वाइज मिल जाएंगे। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करिए, उसके अंदर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। उन सारे लेक्चर्स को आप लोग देख करके अपने चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। लास्ट में हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया है, सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिए। लेक्चर को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लीजिए। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और